टाटा ने जो C-295 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उस पर मतलब जबरदस्त मैंने देखा कि इंटरनेट पर बहुत जबरदस्त बज़ है, जबकि वो पहली उसकी टेस्ट फ्लाइट हुई है। देखिए ऐसा है जब एक बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो जब वो पहला कदम रखता है तो हमेशा सभी को खुशी होती है और सबसे ज़्यादा हो हल्ला होता है घर में कि अरे यार बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। पहला विमान इंडिया में बिल्ट होता है और उसके बाद उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है। तो आप ये बताइए खुशी क्यों नहीं होगी? और जब उसमें 50 से 60% कंपोनेंट है वो इंडिया के अपने बने हुए लगे हैं, यानी मेक इन इंडिया है वो। कि भाई एक जहाज ही तो है, इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? ये क्या ऐसा क्या लोग देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं कि भाई भविष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम है? खुद प्रधानमंत्री ने लिखा। उस इक्विपमेंट को अगर आप लेमैन में देखें, आपको अभी दूसरी जगह से मंगवाना पड़ रहा था। बिल्कुल इंटैक्ट वो आता था, वहाँ से उड़ के इंडिया में आ रहा है और यूज़ हो रहा है। लेकिन अब उसका 60% आज बन रहा है और जो लास्ट होगा वो 80% तक पहुँचेगा। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने नेवी के जहाज बनाए, हम इसरो के रॉकेट भेज रहे थे, ये सब हम कर रहे थे। लेकिन फाइटर जेट में मिलिट्री इक्विपमेंट का जहां-जहां सवाल आया, वहां हम पिछड़े क्यों रहे? मिलिट्री की ना अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर थिएटर के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से। आज के वक्त हमारी जो आर्मी है उसकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप आज से 20 साल पहले गए होंगे तो उस वक्त ड्रोन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन आज हमें ड्रोन को हर जगह इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। लॉइटर एम्यूनिशन के साथ हमें ड्रोन्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। तो अगर आपको आर्मी स्पेसिफिकेशन दे रही है, या तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बना के दो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब मेक इन इंडिया चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी तो आर्मी को आप अपने आप ही दे देंगे। देखिए हम दूसरे देश के लिए क्या जूते नहीं बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। केवल कमीशनबाजी और कहानी थी या फिर केवल ये भी था कि यार अपना डेवलप करने जाएँगे, बहुत समय चला जाएगा, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आर्मी ने बोला मुझे ये चाहिए। अब प्रिक्योर करने वाला जो बंदा बैठा है वो कहाँ से लाके देता है, उसमें आर्मी का क्या से है? कोई से नहीं। प्रॉब्लम वहाँ है सारी की सारी। ये जो मैनेजमेंट है ना, ये सारा का सारा जेब से शुरू होता है। अभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, अभी लाइन पे आ रही हैं। अगर आप पहले भी एयरबस से अगर प्रयास करते तो क्या ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हो सकता था? हमने चलना ही बहुत देर शुरू किया है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एक देश में एक विल पावर होती है। विल पावर आती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। हर वक्त आपको एक जैसा लीडर नहीं मिलेगा। आपको नेता मिलेंगे लेकिन लीडर बहुत कम आते हैं। तो लीडर कभी कभी विरले पैदा होते हैं और जब ऐसे लीडर आते हैं तो कंट्री आगे बढ़ती है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये हर देश के साथ है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत प्रकाश जी। एक्चुअल में आपके चैनल पे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सीखने के लिए बहुत मिलता है और मुझे अरे पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते हो उसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें बहुत मजा आता है। थैंक यू विकास सर। ये मतलब आपका बड़ा दिल है कि आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आप जब आते हैं तो मेरे लिए 50 चीजें ऐसी होती हैं कि फिर इसको और अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आप सिखा रहे हैं हम लोगों को। हमारे दर्शक इतने ज्यादा ये हो रहे हैं कि विकास सर, एक तो आप एकदम फ्रेश फेस हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे लोगों के पास, और आपके थॉट्स जो हैं वो इतने क्लियर हैं अलग अलग चीजों को लेकर। तो वो जो क्लियर माइंडसेट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और आज के दौर का भारत थोड़ा वो उस तरह का हो भी गया है। सर दरअसल आज मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे। टाटा ने जो C-295 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो विमान वाहक जहाज है कह लीजिए, मालवाहक जहाज जो है, मालवाहक। उस पर मतलब जबरदस्त मैंने देखा कि इंटरनेट पर बहुत जबरदस्त बज़ है, जबकि वो पहली उसकी टेस्ट फ्लाइट हुई है। और वो मैक्सिमम हमने खुद मेड इन इंडिया है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि एयरबस के साथ टाटा की डील होती है, और अब जो है बहुत सारी जो आपके यहाँ जो सरकारी एचएएल जैसी कंपनियां हैं उन पर भार कम होगा। एक प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होना और इस पर इतनी चर्चा होना लोगों का, जैसे एक सामान्य क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एक जहाज ही तो है,
इस पर इतनी बात क्यों हो रही है? ये क्या ऐसा क्या लोग देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं कि भाई भविष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, खुद प्रधानमंत्री ने लिखा। इसको आप कैसे देख रहे हैं बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट कि भाई ये इतना बड़ा कदम क्यों है? ये ज़रा दर्शकों को बताइए कि इतना हो हल्ला, ये हम कोई फाइटर जेट नहीं है, माल ढोने वाला एक जहाज है, वो भी मध्यम वाला। लेकिन इतना हो हल्ला क्यों है? ये कहानी क्या है ज़रा समझाइए? देखिए ऐसा है, जब एक बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो जब वो पहला कदम रखता है तो हमेशा सभी को खुशी होती है और सबसे ज़्यादा हो हल्ला होता है घर में कि अरे बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। भारत का एविएशन सेक्टर, जो कि स्पेसिफिकली डिफेंस से रिलेटेड है, उसमें जब पहला मालवाहक विमान इंडिया में बनना शुरू हो रहा है, एक डील हुई, उस डील के बाद पहला विमान इंडिया में बिल्ट होता है और उसके बाद उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है। तो आप ये बताइए खुशी क्यों नहीं होगी? और जब उसमें 50 से 60% कंपोनेंट है वो इंडिया के अपने बने हुए लगे हैं, यानी मेक इन इंडिया है वो। देखिए, हमें एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसमें जो उसका इंजन है, वो आएगा कनाडा से, ठीक है? वो अलग चीज़ है, वो हमेशा पूरा बिल्ट इन आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर दोगे, यहाँ पे चला दोगे। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, वो तो धीरे-धीरे करके इंडिया में बनेंगे, जब तक लास्ट जो प्लेन बनेगा ये 70 से 80% इंडिया में बनेगा, पूरा का पूरा। इसका मतलब इंडिया के अंदर अब एक प्लेन का जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट है, जिसमें अगर आप उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उस इक्विपमेंट को अगर आप लेमैन में देखें, आपको अभी दूसरी जगह से मंगवाना पड़ रहा था, बिल्कुल इंटैक्ट वो आता था, वहां से उड़ के इंडिया में आ रहा है और यूज हो रहा है। लेकिन अब उसका 60% आज बन रहा है और जो लास्ट होगा वो 80% तक पहुंचेगा। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, बात बचेगी सिर्फ किस चीज की? एक उसके इंजन की। उसके अलावा सारी चीजें इंडिया में बन रही होंगी। इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो इंडिया में आ गई। अब बात होती है इंजन की। इंजन आज नहीं तो कल इंडिया डेवलप करेगा। अभी इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसको अपना जो डसॉल्ट एविएशन है, उसके साथ उसको डेवलप करना शुरू करेगा। तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने इंजन खुद बनाना शुरू करेगा, तो इंडिया के पास वो चीज भी आ जाएगी अपने आप। इसलिए हो हल्ला होना बहुत जरूरी है, लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत खुश हूं और आप भी बहुत खुश हैं। और बहुत से लोग आपको ऐसे ही मिले होंगे जो घड़ियाली आंसू बहा रहे होंगे, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। तो लेकिन इस देश के अंदर अगर फौज को आपको सेल्फ रिलायंस बनाना है और वो लोग जो आपकी देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको स्वदेशी चीजों की जरूरत है, तो ये बहुत बड़ा लीप है इंडिया के लिए। और ऐसे लीप कभी कभी आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये लीप लगातार आ रहे हैं। हर एक इक्विपमेंट के लिए लीप लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। विकास सर, उम, एक चीज़ जैसे तेजस जो है वो 80s का प्रोजेक्ट है। 80s में हमने सोचा, उसी समय पाकिस्तान और चाइना ने अपना JF-17 सोचा था जो जॉइंट वेंचर है। तेजस की फ्लाइट जो है पहली हुई 2007-8 के आसपास और इंडक्शन हुआ इंडियन आर्मी में 2016-17 में। हाँ, सोचा आपने 80s में था। फर्स्ट फ्लाइट मुझे ये लगता है कि 2002 या 3 के आसपास या टाइम हम्म। इधर-उधर हो सकता है। JF-17 का उन्होंने कर लिया था। 2009-10 तक या उससे पहले उनके एयरफोर्स में इंडक्ट हो गया JF-17। हमारे यहाँ तेजस आया 2016-17 में। अभी तक भी जो तेजस का अलग-अलग वर्जन है, MK-1, MK-2, अभी भी हाल फिलहाल एयरफोर्स चीफ ने HAL की उस पर जो है नाराजगी जताई है कि आपकी स्पीड बेहद स्लो है। हम 80s में सोच रहे हैं, हमारे यहाँ 2018-17 में वो मिल रहा है पहला फ्लाइट। वो जॉइंट वेंचर कब का होके रह गया। हम जहाज बना रहे थे, बड़े पानी वाले। हमने नेवी के जहाज बनाए। हम इसरो के रॉकेट भेज रहे थे। ये सब हम कर रहे थे। लेकिन फाइटर जेट में मिलिट्री इक्विपमेंट का जहाँ-जहाँ सवाल आया, वहाँ हम पिछड़े क्यों रहे? हम क्यों पिछड़ गए? ज़रा ये हमको बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए ऐसा है, मिलिट्री की ना अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर थिएटर के हिसाब से,
हर टाइम के हिसाब से। आज के वक्त हमारी जो आर्मी है उसकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप आज से 20 साल पहले गए होंगे तो उस वक्त ड्रोन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन आज हमें ड्रोन को हर जगह इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। लॉइटरर एम्यूनेशन के साथ हमें ड्रोन्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई 20 साल पहले हमने सोचा होता तो शायद चीज़ें थोड़ी-सी अलग होती। देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे जो चीज़ें बोली जाती हैं, एक तरह से दूरदर्शी होना। कुछ लोग दूरदर्शी हैं, वो अपने आइडियाज़ देते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को जो लोग मटेरियलाइज़ कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसके ऊपर थोड़ा-सा एक ब्रेक लगा के रखते हैं। उन चीज़ों की वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट कहीं न कहीं ढीले होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ बोला जाता है कि फंड की कमी होती है। मैं इस चीज़ को फंड की कमी नहीं मानता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक बंदे के अंदर विल की कमी होती है। वो क्या सोचता है कि वो शॉर्टकट देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे समझ में आता है कि शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, उसे इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। देखिए, हमने हमेशा कोशिश करी है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए। बोफोर्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 89-90s में हो गया था। लेकिन इंडिया ने धनुष बनाई कितने सालों के बाद बनाई है? ऑलमोस्ट 30 साल के बाद। ऑलमोस्ट 30 साल के बाद हमने धनुष बनाई है। कुछ 1-2 साल ऊपर-नीचे हो सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ रही? इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं न कहीं हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं और आते रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट रहे हैं। उन सेल्फ इंटरेस्ट ने, देखिए मैं आपको बड़ा बेबाकी से बोलूँगा और इसमें कोई भी लाग-लपेट नहीं है। उन लोगों के अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे। उन सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आपको पता है कि कितनी बार केस उजागर हुए हैं, जितनी बार भी डिफेंस डील हुई है, कहीं न कहीं उसमें लोगों के नाम आए हैं। कहीं न कहीं वहाँ जो मीडिएटर्स थे उनके नाम आए हैं। हमेशा ही आए हैं और बड़ी-बड़ी डील्स के अंदर आए हैं। तो इसका मतलब लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि अगर कोई बड़ी डील हो रही है तो कहीं न कहीं उसकी जेब गरम होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जेब गरम करने के लिए सोचोगे तो आपके देश के प्रोजेक्ट हमेशा डिले ही होंगे। वो आपके प्रोजेक्ट्स कभी टाइम पे नहीं चलेंगे, बिकॉज़ अगर देश में चीज़ें बनने लग जाएँगी तो आपकी अपनी जेबें गरम होनी कम हो जाएगी ना। आज के वक़्त देश में सब कुछ बन रहा है या बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो लोग थे उन्होंने कोशिश करी, लेकिन बोलते हैं ना एक बंच के अंदर 2-4 ब्लैक शीप होते हैं। उन लोगों के चक्कर में ये सारी की सारी चीज़ें डिले हुई। और हमारा डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, उनमें दिमाग है। अगर हमारे यहाँ से ब्रेन्स दूसरे देश में जाके वही चीज़ें बना रहे हैं, नासा को चला रहे हैं, दूसरी कंपनियों को चला रहे हैं, इसका मतलब ब्रेन की कमी नहीं है, विल पावर की कमी है। और वो विल पावर कहाँ से आती है? वो जेब की तरफ से निकलती है। सबसे सर बड़ी तो प्रॉब्लम मतलब वहाँ पे आप होती है। ये कह रहे हैं कि क्या इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स भी रहे होंगे, बड़े जनरल्स रहे होंगे, जो बताते होंगे कि सेना को किस चीज की जरूरत है, उनको हमेशा विदेशी सामानों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा, सिवाय इसके कि आप अपने यहाँ कुछ डेवलप कर लीजिए, अपने यहाँ कुछ बना लीजिए। इसमें केवल कमीशनबाजी और कहानी थी, या फिर केवल ये भी था कि यार अपना डेवलप करने जाएंगे, बहुत समय चला जाएगा, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, बढ़िया है, विदेशी माल ज्यादा बढ़िया है। वो वाली बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, कि हमें भी क्या यकीन हमेशा से यही रहा कि रूस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा होगा, हमारे यहाँ अच्छा नहीं हो सकता है। और वही कारण है कि इस बार सरकार ठान के बैठ गई है कि तेजस से आगे तो हम जाएंगे नहीं, तेजस तो लेना ही पड़ेगा। वो चाहे जैगुआर रिटायर हो जाए, मिग रिटायर हो जाए, सुखोई रिटायर हो जाए, राफेल के पीछे जो फाइटर जेट्स जो रीढ़ की हड्डी बनेंगे वो तेजस होंगे, तेजस के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे सर। देखिए, मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि हमारे जनरल्स क्या कर रहे थे, मैं बताता हूँ हमारे जनरल्स क्या करते हैं। देखिए, हमारे जनरल्स से पूछा जाता है कि आपको आर्मी में किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। जब वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स के स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, ज़रूरतें बताते हैं, किस थिएटर में ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, कहाँ डिप्लॉय होगा, किस काम के लिए डिप्लॉय होगा, वो सारी की सारी चीज़ें वो एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें चली जाती है कमिटी के पास। उस कमेटी में हमारे लोग, मतलब आर्मी के लोग नहीं होते हैं। आर्मी के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को चेक करने के लिए होते हैं, या फिर उनकी ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयबिलिटी, या फिर उनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे उनको चेक करने के लिए होते हैं कि ग्राउंड पे ये चीज़ कैसे काम कर रही है।
उसके बाद सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं बाकी लोगों पर जो कि फौज से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई ये बोलता है कि जो जनरल्स थे उनको ये लगता था कि सिर्फ विदेशी इक्विपमेंट अच्छे हैं इसलिए उन लोगों ने किया और शायद उनका अपना कोई इसमें फायदा रहा होगा, तो आप एक बात देखिए, इंडिया के जो जनरल्स है ना सारे के सारे इंडिया में रहते हैं। आपको रिटायरमेंट के बाद हमारे देश के जनरल साहब लोग बाहर सड़क के ऊपर वॉक करते हुए मिल जाएंगे। बाकी देशों के जनरल आपको वॉक करते हुए मिलते हैं क्या? अभी एक मैं मिला आर्मी ही था चीफ आपको वॉक नरवणे करता हुआ साहब मिल से, जाएगा। एक बिल्कुल, पुस्तक की आपको बाहर विमोचन में वॉक करता नरवणे हुआ मिल साहब मिले। जाएगा। इसका मतलब उन लोगों ने अपनी जिंदगी बड़ी सच्चाई से और ईमानदारी से जी है और उन्होंने जो चीजें बताई वो सारी की सारी उस वक्त की जरूरतों के हिसाब से बताई। अब बताता हूँ ये मतलब फौज रिक्वायरमेंट तो हो बता कैसे रहा है। रही थी, लेकिन इधर लोगों का इंटरेस्ट यही था कि माल तो विदेशी ही आना चाहिए। विदेशी आना चाहिए। देखिए फौज अपना स्पेसिफिकेशन बताती है, हमारे लोग बोलते हैं हम तो नहीं बना पाएंगे। देखिए आपको अपनी जो एक फिर उसी चीज पे आते हैं जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। आपने 15 लाख की फौज रखी हुई है, पैदल सेना। उस थल सेना को चलाने के लिए और उसके इक्विपमेंट ऐसे होने चाहिए कि उसके सामने कोई भी दुश्मन आएगा तो आप उसको हर तरह से निरस्त कर देंगे, हर तरह से आप उसको रोक पाए। उसके लिए आपको अपनी आर्मी को इक्विपमेंट देने पड़ेंगे। उस इक्विपमेंट के लिए आपको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए कि वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। अगर आपको अपनी आर्मी, आप बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारी सेना इस वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर की सेना है जिसको कोई हरा नहीं सकता, इतनी बड़ी सेना है वो पावर में, और अगर वैसे जाओगे तो दूसरी बड़ी सेना है। इसका मतलब इस सेना को चलाने के लिए हथियार तो दोगे ना आप, बगैर हथियारों के तो रखोगे नहीं। लेकिन आप उनको अगर एक ऐसी राइफल दे देते हो जिसको 2 या 3 या 4 राउंड डालने के बाद उसमें एक रोक पड़ जाती है और उस रोक को निकालने के लिए आपको एक ड्रिल सेट करनी पड़ती है कि हर 2 मिनट के बाद आपका वेपन चोक होगा, उसके अंदर जो राउंड है वो वहीं पे फंसेगा, आपको उसको हाथ से निकालना पड़ेगा और लाइव फायर चल रहा है सामने। मैं आपको ये एक्चुअल बता रहा हूं, लाइव फायर सामने चल रहा है। उस वेपन को, उस वेपन का बोलते हैं ना, जो फायर है बहुत एक्यूरेट है। किसी वेपन का इतना एक्यूरेट फायर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप इंटेंस फायर के अंदर हो, आप दुश्मन के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर अटैक, टेररिस्ट आपके ऊपर फायर कर रहा है और आप टेररिस्ट के ऊपर फायर कर रहे हो, तो 4 5 6 राउंड फायर होते हैं और उसके बाद उसके अंदर रोक पड़ जाती है और वो वहीं पे जाम हो जाती है। और जब राइफल जाम सर हो इंसास की बात जाती है कर रहे हैं क्या? इंटेंस फायर के अंदर, इंसास के बारे में कह रहे इंसास, हैं? बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूं। जब वो राइफल वहां पे अच्छा। जाम हो जाती है तो क्या फायदा फिर उसका, क्या फायदा? ओके। राइफल बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन जब उसकी मेटलर्जी ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे उसको चला के? तो आपको हमेशा ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो आपको त्वरित गति से फायर करने की क्षमता दे और जब हमने आपको उसको अभी जरूरत हो रिप्लेस कर दिया उतने है क्या राउंड फायर इंसास करें। को? वो धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है, वो धीरे धीरे रिप्लेस हो ओके। रही है। इंडिया अपनी राइफल बना रहा है और कुछ हमने अमेरिका से भी आयात करी थी जो वेपन्स थे, और वो हैं, वो चल रहे हैं अभी। इट इज इन ट्रांजिशन, वो चल रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो अगर आपको आर्मी स्पेसिफिकेशन दे रही है, या तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बना के दो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब मेक इन इंडिया चीजें बननी शुरू हो जाएंगी तो आर्मी को आप अपने आप ही दे देंगे। देखिए हम दूसरे देश के लिए क्या जूते नहीं बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में फिर भी बाहर से आ रही थी। वो हमने तो नहीं बोला था, हमने तो स्पेसिफिकेशन दिया था, हमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। आप इंडिया की फर्म से लाके दो या फिर किसी दूसरे देश की फर्म से लाके दो, उसमें आर्मी का कोई से नहीं है कि आर्मी ये बोलेगी कि मुझे तो रशिया से लेना है या फिर चाइना से लेना है या फिर अमेरिका से लेना है। आर्मी ने बोला मुझे ये चाहिए। अब प्रिक्योर करने वाला जो बंदा बैठा है वो कहां से लाके देता है, उसमें आर्मी का क्या से है? कोई से नहीं है। प्रॉब्लम वहां है सारी की सारी। ये जो मैनेजमेंट है ना, ये सारा का सारा जेब से शुरू होता है। अभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, अभी लाइन पे आ रही हैं। जब आपको सख्त लहजे में बता दिया जाता है कि हमें सारी चीजें स्वदेशी चाहिए, उसमें स्वदेशी पार्ट चाहिए। देखिए स्वदेशी पार्ट होने का फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो अमेरिका ने अपना जो, ये सबको पता है, अमेरिका ने अपने सैटेलाइट्स का एक्सेस इंडिया को देने से मना कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, पिन पॉइंट आपको अटैक करने में प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी आर्टिलरी पिन पॉइंट वो नहीं कर पा रही थी, उसको देख नहीं पा रही थी, या फिर, लेकिन फिर भी हमारे बंदों ने बहुत तगड़ा काम किया। आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे जो आर्टिलरी हैं उन्होंने वर्ल्ड क्लास काम किया और बिल्कुल पिन पॉइंट गिराया उसके बाद बावजूद। इसका मतलब हमारे अंदर दम तो है। उसी के बाद तो इंडिया ने अपना गगन बनाया। इसका मतलब इंडिया कहीं ना कहीं सोच रहा है उन चीजों के बारे में। हम अपनी स्वदेशी तकनीक लेके आ रहे हैं चीजों में।
कोई भी वेपन जिसके अंदर विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो हमेशा वल्नरेबल रहता है। और वो वल्नरेबल क्यों होता है कि जब भी कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, जैसे अभी ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब क्या होगा जब सैंक्शन लग गया और आप किसी कंट्री का जिसने सैंक्शन लगाया उसका वेपन यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपको उसका सोर्स कोड चाहिए कोई बदलाव करने के लिए, आपको नहीं मिलेगा। बेशक आपने उसके अंदर लिखा हुआ है और आप दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, फिर भी नहीं मिलेगा। आप क्या कर लोगे? तो ऐसी चीजों के लिए आपको स्वदेशी होने की जरूरत है, अच्छा इसीलिए स्वदेशी विकास होना सर, है। हमारे एक रक्षा मंत्री थे एके एंटनी। एके एंटनी ने एक बार ये कहा कि हम हमारी पॉलिसी रही है आजादी के बाद से कि हम बॉर्डर के इलाकों में रोड नहीं बनाएंगे, खासकर जो लद्दाख का रीजन है उस इलाके में। तो उसका वो बताते हुए उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारी पॉलिसी रही है आजादी के बाद से। तो लोगों ने पूछा, भाई साहब क्यों नहीं बनाएंगे? तो कहा कि जी हमें ये लगता है कि हम अगर अच्छी रोड बना देंगे तो चीन चूंकि हमसे ज्यादा ताकतवर है, चीन उन सड़कों का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करे। एके एंटनी के बारे में ये कहा गया कि एके एंटनी सालों तक बहुत सारी डिफेंस डील, डिफेंस जरूरतें जो सेना को चाहिए थी, एयरफोर्स को चाहिए थी, उन फाइलों पर वो साइन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि एके एंटनी को डर ये था कि दिल्ली में बैठी हथियार लॉबी इतनी ताकतवर थी उस समय कि वो डील पे साइन करेंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा। हमको लगता है ये खबर 2012-13 के आसपास की होगी। एके एंटनी ये मान के चल रहे थे कि भाई आज जब तक मैं रक्षा मंत्री हूं, कम से कम बच के निकल जाऊं, क्योंकि हर किसी पर उस दौरान करप्शन के चार्जेस नेताओं पर लग रहे थे। उस दौर में उन्होंने डिफेंस की तमाम फाइलों पर एकदम रोक ही लगा दी, साइन ही नहीं करते। हम्म। तो ये थॉट प्रोसेस भी बनाइए जो इंडियन है कि भाई हम रोड इसलिए नहीं बनाएंगे कि उधर से चीन आ जाएगा। क्या इसी थॉट प्रोसेस ने लंबे समय तक भारत को मेक इन इंडिया नहीं करने दिया? ये C295 जो आप आज उड़ा रहे हैं, अगर आप पहले भी एयरबस से अगर प्रयास करते तो क्या ये 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हो सकता था? हमने चलना ही बहुत देर शुरू किया है। आमतौर पे देख- बच्चे साल, 1.5 साल में चलने लगते हैं। हमने चलना 5 साल, 8 साल बाद, जन्म के 5 साल, 8 साल बाद, मतलब उस हिसाब से चलना शुरू किया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एक देश में एक विल पावर होती है। विल पावर आती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। मैं बड़ा इसको ब्लंटली बोलूँगा, पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब है कि देखिए हर वक्त आपको एक जैसा लीडर नहीं मिलेगा। आपको नेता मिलेंगे लेकिन लीडर बहुत कम आते हैं। नेता आपको गाहे बगाए हर जगह युवा नेता मिलेंगे, हर चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब देश को हम्म। एक लीडर की जरूरत होती है तो वो लीडर कभी कभी विरले पैदा होते हैं। और जब ऐसे लीडर आते हैं तो कंट्री आगे बढ़ती है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये हर देश के साथ है। जिस भी देश ने तरक्की करी है उसने एक, बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के दौरान, क्योंकि उस वक्त की जो उनकी लीडरशिप थी बहुत मजबूत थी, इसलिए उन्होंने हर चीज में एक्सेल किया। तो इंडिया के साथ भी ऐसा ही है। देखिए इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक ही फेज आया, इंडिया में एक दो फेज पहले भी आए थे। उस वक्त इंडिया ने कहीं ना कहीं लीडरशिप के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। इंडिया ने दूसरी कंट्री बनाई। लेकिन जो आज है, मैं इसमें एक, देखिए एक ऑरा होता है लीडरशिप का, उसमें अगर एक बंदा आपके टॉप पे बैठा है और वो बड़ा क्लियर बोलता है मुझे हर चीज आत्मनिर्भर भारत के ही हिसाब से चाहिए, इसका मतलब हाँ, कहीं ना अब कहीं। जब सरकार ही कह रही है कि भाई हम 5 लाख करोड़ की खरीदारी केवल घरेलू करेंगे, बिल्कुल, उससे पांच फायदा क्या हजार होता है? से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट और बम बारूद गोले ये सब हम देश में खरीदने वाले हैं, मतलब आप अपने यहाँ इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो। 2030 तक आपका मिलिट्री एक्सपोर्ट हो जाएगा 1 लाख करोड़ से ज्यादा। 2025-26 में ये करीब 23,000 करोड़ या 25,000 करोड़ के आसपास था। 2014 से पहले ये आंकड़ा 1,000 करोड़ के आसपास था। देखिए तो कहानी मैं तो बताता हूँ इसका जी। रीजन क्या रहा है। इसका रीजन ये रहा है कि हमारे पास सबसे पहले तो हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं। डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत है, पहले वो क्रिएट करना है। वो हमने धीरे धीरे करके क्रिएट किया। अब हमारे पास कुछ मिसाइल्स हैं, कुछ अच्छे वेपन्स हैं। देखिए कोई भी कंट्री एक वेपन किस लिए खरीदती है? क्योंकि उसको उसने कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखा है और वो किस तरह से सक्सेसफुल रहा है,
उसी बेसिस पे खरीदती है। रशिया कहीं ना कहीं अटैक करके रखता है, कहीं ना कहीं इन वेपन्स को यूज करता रहता है। देखिए, ये आपको बड़ा क्लियर सोचना पड़ेगा, जितने भी बड़े देश हैं उनकी इकोनॉमी में जो विदेशी निर्यात है, एक देश जो विदेशी निर्यात करता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस इक्विपमेंट्स का होता है, कोई भी बड़ा देश हम्म। होगा। उसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना डिफेंस इक्विपमेंट का निर्यात आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिए, एक जो सिस्टम है उसको देखिए, सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात करता कौन है? अमेरिका करता है, रशिया अमेरिका। करता है, उसके बाद फ्रांस कर रहा है, देन अपना ये कर रहा है, इजराइल कर रहा है, जो भी उसके, देन यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज है छोटी छोटी जो कर रही हैं। अब इन्होंने ऐसा किया क्यों? जितने नाटो कंट्रीज हैं, अब यूरोप के नाम से आता है नाटो कंट्रीज, जितनी नाटो हम्म। कंट्रीज हैं, जहां भी अमेरिका, देखिए ऐसा कभी कोई टाइम नहीं रहा है जहां पर अमेरिका कहीं ना कहीं इंगेज नहीं रहा। अगर अमेरिका इंगेज रहा है तो उसने हमेशा अपने वेपन, जो घरेलू वेपन्स हैं या फिर जो नाटो कंट्रीज हैं उन वेपन्स को वहां पे यूज कर रहे हैं, उनको उन्होंने टेस्ट किया। हमेशा एक देश टेस्टिंग ग्राउंड होता है जहां पर अटैक होता है, आज के टाइम में डिफेंस में यही चल रहा है, वो टेस्टिंग ग्राउंड है। आपने उस वेपन की सफलता को वहां पे देखा, फिर जिन कंट्रीज को अपने आप को बचाने के लिए वेपन चाहिए वो वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और फिर उनका जो निर्यात है वो बढ़ता है। रशिया के साथ भी यही है, इसराइल के साथ भी यही है। इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान की सारी एयरबेसेस जो उस दिन उड़ान भरने हम्म। के लिए तैयार थी इंडिया को जवाब देने के लिए, क्योंकि रात को 2 बजे ऑलरेडी आसिम मुनीर जी ने बोल दिया था कि हम इंडिया को बहुत तगड़ा जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब देने से पहले इंडिया ने 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान की 11 बेसिस को बर्बाद कर दिया। तो उससे फायदा क्या हुआ? दुनिया ने देखा ब्रह्मोस की पावर क्या है। हम्म। अब ब्रह्मोस की मार्केटिंग हो पावर गई। की वजह से, हर ब्रह्मोस देश की को पावर की ब्रह्मोस वजह चाहिए। से अब देखिए ना, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, साइप्रस, ये सारी कंट्रीज आ रही है ना, इसका मतलब अभी उनको बात पावर। चल रही है कि भारत रूस को भी देने पर विचार कर रहा है कि आपको भी जरूरत है तो ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन रूस की तो ऑलरेडी वही मिसाइल है उनके पास। रूस के पास हाँ। ऑलरेडी वो रूस के पास वो मिसाइल ऑलरडी है। हाँ, अगर उनको एक्सेस की जरूरत है तो इंडिया भेज सकता है, बिकॉज रशिया से इधर इंडिया डिफेंस एक्स्ट्रा है ना। ले रहा है ना। बिल्कुल, रशिया से इंडिया बोले डिफेंस भाई साहब ले इक्विपमेंट ले लीजिए रहा है। कुछ। एक बड़ा अच्छा, आपने 2-3 दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका वक्तव्य सुना होगा, वो बैठे हुए थे एक यूरोप में, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, इससे पता चलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। उन्हें बड़ा क्लियर बोला कि भाई, यूरोप के वेपन से इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, लेकिन इंडियन हाँ, वेपन से कभी यूरोप को नुकसान नहीं हुआ। ये बताओ। बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब जितने भी देश हैं जो नाटो के अंदर है, यूरोप में है, वो सारे के सारे वेपन्स ही उनका मेन एक्सपोर्ट है। इंडिया ने अभी एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो लोगों को मिर्ची लगी है, हम्म। एक्चुअल में मिर्ची है जो हुई है। तो हमेशा अगर हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मिलिट्री कुछ बोलती है, आपको आर्मी बोल रही है, हमारी नौसेना बोल रही है, हमारी वायुसेना बोल रही है कि हमें इस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट का रीजन होता है, बिकॉज उस थिएटर में, उस जगह पे जो वेपन हमें चाहिए उसकी जरूरत है। अगर हमारे पास ब्रह्मोस नहीं होती तो क्या आप उन जो उनकी 11 बेसिस थी उनको उस तरह से न्यूट्रलाइज कर पाते? ब्रह्मोस को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अब चाइनीज मिसाइल थी, इंडिया में आकर बिल्कुल एक पत्थर की तरह आके गिर गई, क्या उसको कोई हम्म। खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इंडियन मिसाइल्स को खरीदेगा, क्योंकि उन मिसाइल्स को, ब्रह्मोस को कोई इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। इसीलिए हमेशा हमें ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है जिससे आपकी आर्मी हमेशा एक अपर हैंड में दिखे, और ये हमेशा ही रहेगा। कंट्रीज हमेशा अपनी आर्मीज को उन्नत वेपन देती हैं, और वो उन्नत वेपन बेशक आपको बाहर से खरीदने पड़े या अपने आप डेवलप करने पड़े, लेकिन आपको ऐसे ही वेपन की जरूरत होती है। सर, जय आपको प्रकाश जी। लगता है कि ये C295 की जो पहली उड़ान है, एक तो एयरबस के साथ डील है, तो फ्यूचर में जो और भी बड़े जैसे अभी हम C-17 वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ा वाला ग्लोब मास्टर जो हमने यूएस से लिया हुआ है, कल को वो भी बनाने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा, जब आप ये कर रहे हैं तो संभव है कि सिविल एविएशन में भी आपको आसानी मिले। ये जो बोइंग वोइंग को आप इतने इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देते हो सिविल फ्लाइट्स के, वो कल को आप कर सकते हो। दूसरा,
अगर आप एक टाटा फ्यूजलाज बना रही है, लगभग मतलब सामान्य भाषा में कहें दर्शकों तो बॉडी जो होता है, जो स्ट्रक्चर है, वो टाटा ने बनाया है। अब अगर टाटा ये कर रही है, जो फ्लाइंग वाला वो जो आप देखते हो, जिसको क्या कहते हैं सर, वो डायना, जो फ्लाइट का वो होता है, पंख कह लें अच्छा, फ्लाइट के, उनके विंग्स, विंग्स। विंग्स, सॉरी। तो वो विंग्स हमने बनाए हैं। इंजन देखिए, बहुत बार लोग इंजन की बात करते हैं, कावेरी इंजन की भी बहुत बात करते हैं लोग कि कब होगा कब होगा। दर्शकों, दुनिया में फ्लाइट का इंजन बनाना कितना क्रूशल और कितना मुश्किल काम है कि दुनिया में देश हैं 190-200 के आसपास, जो लोग बना रहे हैं उसमें रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और शायद यूके भी। यही 2-4-5 देश हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। चीन के पास भी आज तक अपना बढ़िया कोई इंजन नहीं है, वो भी रूस से लेता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इतना क्रिटिकल काम है जिस पर आप सालों से लगे हुए हैं, आप कर रहे हैं आप। और अभी अभी हमने कावेरी इंजन को का जो थ्रस्ट लेवल था, वो चूंकि बढ़ नहीं पा रहा था 80 किलो न्यूटन से ज्यादा, तो उसको हमने, हमारा एक ड्रोन का प्रोजेक्ट है, नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें हम यूज कर रहे हैं उसको। और और वो ठीक ठाक हमने, जी सर। और तो इसीलिए मैं कह रहा था कि फ्यूचर में जो कुछ आपकी तैयारी होगी, एक आपने शुरुआत तो कर ही दी है, और ग्लास खाली है, ग्लास खाली है, ये रोना कब तक रोएंगे भाई। ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ग्लास आधी भरी हुई आधा है, भरा हमको है, और आधा भरना है। आधा हाँ, भरा है और अभी और भरेगा। आधा भरना है। तो देखने का नजरिया है लोगों का अपना अपना। विकास सर, तो एक चीज बताइए, ये जो तेजस के रास्ते में आफत है, दूसरा अभी फ्रांस में अभी तो राफेल को लेकर 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर भी बात हो रही है। तो एक इकोसिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। पहली बार इतनी बड़ी फ्लाइट हमारे यहाँ के वेयर हाउस से ऐसे निकली, वो इतना बढ़िया विजुअल है C295 वाला। कल को राफेल भी आपके यहाँ के फैसिलिटीज से ऐसे ही निकलेगा। क्योंकि अच्छा, अच्छी बात यह है राफेल वाली डील में कि डसॉल ने एक अपना फ्यूजलाज का वो प्रॉपर यहाँ बिठा रहे हैं वेयर हाउस, कि वो राफेल के फ्यूजलाज हिंदुस्तान में ही बनेंगे। टाटा भी उसमें है, और हिंदुस्तान में बनेगा का मतलब कि अगर दुनिया में कहीं कोई राफेल की डील होती है तो उसका फ्यूजलाज इंडिया में बनेगा सर। देखिए ऐसा है प्रकाश जी, अगर हम ये सोच रहे हैं कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, तो क्या उस 100% टेक्नोलॉजी में हमारे पास इंजन आ रहा है? देखिए अभी इंजन तो अगर राफेल की भी बात करें तो राफेल का इंजन हमारे पास 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी नहीं आ रहा है। हम्म। उन्होंने बोला कि हम प्लेन की बाकी सारी टेक्नोलॉजी हैं वो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कुछ जो हम रडार्स उसमें हैं, ब्रह्मोस कल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ हम रडार्स उसमें हैं, नेत्र जो कुछ है अलग हमारा, सॉफ्टवेयर उसको हैं। कल को नागास्त्र जो है उसमें कल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, वो जो मैं आप सुखोई में कर बताता हूँ रहे हैं। आपको। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें कुछ जो रडार्स हैं, जो उनके अपने डेवलप किए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है कि वो उसके लिए कुछ भी वो नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। बट हाँ, हमारे जितने वेपन्स हैं, जो इंडिया में डेवलप हो रहे हैं, उनको हम इसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे राफेल के साथ। देखिए, हमेशा एक डील में ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हमारे लिए फायदा क्या है कि हमें राफेल की जरूरत थी और राफेल अब इंडिया में बनेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है हमारा। लेकिन हाँ, इसमें नुकसान हमें क्या है कि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एक इंजन की जरूरत है। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम ये इंजन तो आपको नहीं देंगे, लेकिन जो 5वीं पीढ़ी का नया इंजन आप बना रहे हो, उसमें हम हाँ, आपकी उसमें पूरी हम सहायता आपकी करेंगे। मदद करेंगे एमका और के वो लिए। बिल्कुल आपकी स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी और आपको उसे जहां यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। बट इसमें ना एक कैच है प्रकाश जी। होता क्या है, हम बहुत सारे देशों से इस तरह की डील्स कर लेते हैं, लेकिन उन पे हमें उस तरह की सपोर्ट मिलती नहीं है। ये थोड़ा सा बज़ ज्यादा होता है और इसके अंदर जो चीजें हैं ना, वो थोड़ी कम मिलती हैं एक्चुअल में। लेकिन इस चीज लेकिन में जैसे मैं जहां तक सवाल रशिया का वो फ्रांस का करूंगा है, आपका। फ्रांस जैसे देखिए है तो लंबे देखिए समय से डसॉल्ट आपको वो एविएशन भी देता रहा जी। डसॉल्ट एविएशन ने बोला है, बड़ा क्लियर बोला था कि वो जब इंडिया को सोर्स कोड की जरूरत होगी अपने वेपन्स को इंटीग्रेट करने की, तो उसने नहीं दिए थे। इंडिया को जरूरत थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने नहीं दिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए, याद है याद है। मैं आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले अपने इसी पॉडकास्ट में बता चुका हूं कि भाई होता क्या है, जब आपको लगता है कि एक कंट्री आपके फायदे का कुछ काम नहीं कर रही है, तो आप उसको कहीं ना कहीं चीजों में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं।
जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हमें किसी चीज की पर्टिकुलर जरूरत होती है, कारगिल वॉर का मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो वहीं पे आके सारी चीजें अटक जाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये अच्छा फायदा हुआ कि उन्होंने इनिशियली बोल दिया है कि भाई आपको हम सारे सोर्स कोड दे देंगे, आपको अपने जो वेपन इंटीग्रेट करने करो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सबसे अच्छी बात इस डील में हुई है। लेकिन हाँ, अभी देखिए चाइना से हमें एक सीख तो लेनी पड़ेगी। हमेशा सीधे चलने से काम होता नहीं है, थोड़ा बहुत उंगली टेढ़ी भी करनी रिवर्स पड़ती है। इंजीनियरिंग करिए थोड़ा है। बिल्कुल, रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया कर रही है, आप उसमें। और मैं एक चीज बता दूं, चाइना से अच्छे माइंड इंडिया में है। अगर इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी तो इंडिया बहुत बेहतर चीजें कर सकता है। लेकिन ठीक है, हमारे अपना एक दायरा है, हमारा अपने एक मोरालिटी है, हमारी हमारी अपनी मोरल वैल्यूज है, हम उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि C295, इसमें देखिए सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ इंडिया को। हमारे पास एक मिड वर्जन प्लेन आया जो हर तरह का सामान ढो सकता है, हर तरह की हाँ जगह पे जा सकता है, कच्ची एयरफील्ड्स पे उतर सकता है। और उसमें देखिए इंजन में कोई खराबी बहुत मुश्किल से आती है। अब होता क्या था, जब हम पहले कहीं और से प्लेन खरीद रहे हैं तो उसकी सर्विसिंग के लिए हमें बाहर भेजना पड़ता था, या फिर कोई कंट्री बोलती थी ठीक है हम इस जगह पे एक वर्कशॉप आपके लिए बना देते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर रिपेयर होगा तो आपको हमारे वहां पे भेजना पड़ेगा। लेकिन अभी फायदा क्या हुआ है, अगर 80% से ज्यादा प्लेन अगर इंडिया में बन रहा है तो उसके अंदर अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आ रही है तो इंडिया उसको ठीक कर सकता है, उसको उसको बाहर भेजने की जरूरत हाँ। नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है, बिकॉज एक प्लेन को आपको चालू रखने के लिए उसकी लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो उस मेंटेनेंस के लिए अब हमें अपने वेपन्स को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। अपने प्लेन्स को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, देखिए आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने सीक्रेट चीजें प्लेन्स में लगा के रखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा लगा के रखते हो। जब आप उसको बाहर भेजोगे किसी दूसरे देश में तो आपको वो चीजें वहां से निकालनी पड़ती हैं, और फिर वो वहां पे जाएगा, वो ठीक होके फिर वापस आएगा, फिर आप उसको दोबारा से उसमें लगाओगे। वो देखिए ना टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, वो सारी चीजें हमने खत्म कर दी हैं। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और जब राफेल इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा और 100% टेक्नोलॉजी हाँ, ट्रांसफर के साथ, तो तब आप भी वही राफेल चीजें होंगी। जैसी चीज 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट आप बिल्कुल। तेजस में जूझ रहे हो, और वो जब बनाओगे उसमें आपके लोगों का हाथ लगेगा, देश की एक बड़ी प्राइवेट कंपनीज उसमें शामिल होंगी, तो आपके यहाँ फिर वो चीजें कल को आसान होंगी जो आप करना चाहते हो। तो एक रास्ता तो देखिए आप खोल ही रहे हैं ना विकास सर। एक्चुअल में ये मास्टर स्ट्रोक है, मैं इसको बिल्कुल वो नहीं बोलूंगा कि इसमें कोई कमी है, मास्टर स्ट्रोक है ये। हमेशा हमें एक चीज से नहीं देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चीजों को एक ही पलड़े में तोलने की कोशिश करते हैं। अरे भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है तो इसमें इंजन तो आया नहीं, मैं भी आपको बोल ही रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर आप चीजों को अलग तरह से देखोगे, ठीक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, 100% हुई है, लेकिन उसने बोला कि हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ओके मत दीजिए, लेकिन बाकी तो 80% की टेक्नोलॉजी आ रही है ना। आपको जो बहुत और बड़ा दुनिया अमाउंट उसके में रखरखाव पे कई खर्च करना पड़ देशों रहा है, की उसकी जरूरत नहीं है अब। कई देशों की वायुसेना राफेल यूज कर रही है। हम्म। आज के डेट में शायद 400 या 500 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं ऑपरेशनल हैं। हम्म। जितने ऑर्डर हैं दसों के पास, वो ये बताते हैं कि आने वाले समय में ये 700-800 तक चले जाएंगे। तो 700-800 तक चले जाएंगे, आपके यहाँ रिपेयर होगा, तो कल को सर्विस वर्विस का चक्कर है, फ्यूजलाज का चक्कर है, तो कितना बड़ा आप इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हो। दुनिया के देशों को जब बिल्कुल। जरूरत पड़ेगी बिल्कुल। वो इंडिया का मुंह देखेंगे। तो देखिए अगर एक आपको, बड़ा चक्कर आपने क्रिएट किया है इसमें। अब देखो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रांस को वो करना है, फ्रांस में अपना प्लेन भेजना है रिपेयर कराने के लिए, तो शायद ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर हाँ वही प्लेन उसी रिपेयर के लिए इंडिया में आएगा तो आपको कम अमाउंट देना होगा। तो दुनिया कहाँ आएगी, इंडिया में आएगी। इसलिए इंडिया में ये चीजें होती रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी इंडिया को सबसे बड़ी जरूरत है उसके जो प्लेन अभी तेजस है, जैसे तेजस के लिए हमें इंजन की जरूरत है। हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा इंजन के लिए भी। रीजन क्योंकि हमारे पास, अब देखिए ना, अमेरिका को हम बोलते हैं कि वो हमारा एक तरह से मित्र राष्ट्र है, लेकिन हमारे जो ऑयल टैंकर्स हैं या फिर ऑयल टैंकर्स के ऊपर जिन पे इंडियंस हैं वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अपने कुछ जो मोटिव्स हैं जिनको वो सॉल्व कर रहे हैं, और बाद में वो बोल देते हैं कि नहीं तो ईरान ने किया है, ईरान बोलता नहीं है तो बेसलेस है, ये विकास सर, अमेरिका ने किया है। हम लोग इस पे ना बात करेंगे, इस वाली विषय पर भी।
और जी। इस पर इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए? क्या केवल इतने से बात चलेगा कि आप यूएस के इन्वॉय को बुला करके खड़ी खोटी सुना देते हैं, फिर चले जाते हैं? या जयशंकर साहब का कहना है कि मैंने रूबियो से बात की है। हमारा स्टांस क्या हो सकता है? हमें और कैसे जवाब दे सकते हैं? जो किया जा रहा है उसका क्या कोई दूसरा विकल्प भी है जो भारत अमेरिका को दिखा सकता है और दुनिया में यूएस को एम्बैरेस कर सकता है? इस पर हम लोग एक अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत जी। शानदार बातचीत रही विकास सर। हम लोग जुड़ते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रकाश जी, जय हिंद जय भारत। बाकी दर्शकों से मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, दर्शकों मेरा अपना भी एक चैनल है, बूट्स एंड बॉर्डर। आप सभी उसको भी पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, शेयर करिए, क्योंकि जब आप ये चीजें करेंगे तो मेरा हौसला एक्चुअल में बढ़ता है और मैं थोड़ा सा हटके वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं बाकियों से। तो आप उनको पक्का देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स अलग से देखने को मिलेगी। जय हिंद जय जय हिंद भारत। सर। जय हिंद।